डियर स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है राज्य। और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह हमेशा से ही व्यक्ति ने जानना चाहा है। राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने को व्यक्ति हमेशा से ही उत्सुक रहा है। मनुष्य राज्य में क्यों रहते हैं, वे संप्रभुता के सम्मुख क्यों झुक जाते हैं, संप्रभुता की क्या सीमाएं हैं और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी बातों को मनुष्य ने हमेशा से ही जानना चाहा है। और इस आधार पर राज्य की उत्पत्ति या राज्य के ओरिजिन के संबंध में कुछ प्रमुख थ्योरियाज हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बातों को हमें बताते हैं। और इन सभी सिद्धांतों में मैं आपको आज सामाजिक समझौते सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विषय में बताने जा रही हूँ, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए अब हम इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की ओर चलते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य न तो एक दैवीय संस्था है और न ही किसी शक्ति का परिणाम, बल्कि राज्य एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। इन तीनों विचारकों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। अगर हम इतिहास की बात करें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है। अपने देश महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले न राज्य था और जब राज्य नहीं था तो उसके स्थान पर अराजकता थी। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में सबसे पहले थॉमस हॉब्स का नाम आता है, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे और उन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किस प्रकार किया है यह मैं अभी आपको बता रही हूँ। हॉब्स ने अपने सिद्धांत में यह लिखा है कि मनुष्य का स्वभाव एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी है। मनुष्य हमेशा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसलिए उस समय जब राज्य नहीं है तो मनुष्य शक्ति की परंपरा को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया करता था और शक्ति ही सत्य है, इस धारणा पर वह सोचता रहता था और उसका सारा व्यक्तित्व उसी पर आधारित होता था। स्वयं हॉब्स ने लिखा है, उस समय न कोई व्यवसाय था, न कोई संस्कृति थी, न कोई विद्या थी और न कोई समाज था। मानव जीवन असहाय, दीन, मलिन, पाशविक और अल्पकालिक था। इस प्रकार की अवस्था के कारण मनुष्य असुरक्षा और मृत्यु के भय से ग्रसित था और इस बात ने उसे इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत कर एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। और तब मनुष्यों ने एक साथ मिलकर एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। हॉब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ
जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस प्रकार व्यक्तियों ने एक व्यक्ति या सभी के प्रति अपने सारे अधिकारों का पूर्ण समर्थन कर दिया और राज्य नाम की संस्था का जन्म हुआ। और यह राज्य और उसका उच्च पद बहुत ही सुप्रीम है, बहुत ही उच्च है। राजसत्ता पूर्ण, निरंकुश, अटल और अखंड है। यह है थॉमस हॉब्स का राज्य। अब हम जॉन लॉक के विचारों को देखते हैं। जॉन लॉक इंग्लैंड के ही एक दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट में अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का वर्णन किया है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है मनुष्य का जिसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान हैं। मनुष्य स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं है, बल्कि यह सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है। लॉक ने लिखा है कि यह नियम उनके प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। अब प्रश्न यह उठता है कि सहयोग और शांति की अवस्था में समझौता क्यों किया गया और राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई। लॉक ने लिखा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में यद्यपि सहयोग और सुरक्षा है, परंतु मनुष्यों को कुछ असुविधाएं हैं। ये असुविधाएं क्या हैं? ये लिखते हुए लॉक लिखते हैं कि प्राकृतिक नियमों की उस समय कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी और उन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। उन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए मनुष्यों ने यह निश्चय किया कि वे मिलजुल कर कॉन्ट्रैक्ट या समझौते के द्वारा एक राज्य को जन्म दें, जिससे उनका जीवन और भी अच्छे ढंग से व्यतीत हो सके। और इसलिए मनुष्यों ने परस्पर मिलकर राज्य नाम की संस्था का जन्म दिया। ये थे जॉन लॉक के विचार। और अब जीन जैक्स रूसो के विचार को मैं आपको बताने जा रही हूँ। जीन जैक्स रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव के विषय में बताते हुए ये कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है, समाज की बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयां में बाधक बनती हैं। और इसके आगे उन्होंने बताते हुए ये कहा है कि उस प्राकृतिक अवस्था में जबकि राज्य नहीं है, उस समय मनुष्य ऐसा है जिसमें वो दूसरों के लिए वह संघर्ष की अवस्था नहीं रखता है, बल्कि वह एक भोले और अज्ञानी बालक की तरह सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की अवस्था है और मनुष्य कपट रहित जीवन बिताता है। तब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक समझौता क्यों किया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ और स्टेट का जन्म क्यों हुआ। इस बात को बताते हुए रूसो ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श जरूर है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। धीरे धीरे कृषि का आविष्कार हुआ और आविष्कार होने के कारण भूमि पर कुछ लोगों ने संपत्ति हथियाली और तेरे और मेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा, तब शांतिमय जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा में थी। और इस प्रकार रूसो ने यह माना है कि संपत्ति ही विवाद का मुख्य कारण है हमारे समाज में। और उस समय की प्राकृतिक अवस्था युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित करने लगी और मनुष्य का जीवन असुरक्षित हो गया। और तब मनुष्यों ने यह सोचा कि इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वे सहयोग के द्वारा किसी संस्था या राज्य का निर्माण करें। तब मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर दिया और राज्य नाम की संस्था का जन्म हुआ। इस प्रकार इस समझौते के अनुसार, जैसा कि रूसो ने लिखा है, ये संपूर्ण समाज में एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इसी सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करने लगे।
इसी सामान्य इच्छा को रूसो ने राज्य का नाम दिया है। और रूसो के वर्ड्स हैं, उनके वर्ड्स में मैं बता रही हूँ कि रूसो के शब्दों में इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व, अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व अथवा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो तीनों ने अपने अपने तरीके से यह बताया कि किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएं थीं और इन असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते से राज्य नाम की संस्था का जन्म हुआ। चूँकि यह समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण कहता है, इसलिए इस थ्योरी को हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। हालांकि इस समझौते की आलोचनाएं भी बहुत हुई और यह कहा गया कि यह समझौता अनैतिहासिक है, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है और राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि राज्य के निर्माण में यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण बन गया था। इस सिद्धांत ने राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत खंडित किया और यह माना कि मनुष्य की इच्छा सर्वोपरि होती है। इस सिद्धांत के द्वारा इस सत्य का भी प्रतिपादन किया गया कि जनसम्मति से ही राज्य का निर्माण होना चाहिए और इस समझौते के द्वारा संप्रभुता की विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। इसलिए इन तीनों दृष्टियों से भी यह सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।